पिछले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक था बाज़ार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण, उसमें बाज़ार का अर्थ और उसकी परिभाषा तथा बाज़ार की विशेषताओं का अध्ययन किया। अगले इस वीडियो में आज हम जो तैयारी करेंगे बाज़ार के प्रकार या वर्गीकरण की, तो आइए आज हम बाज़ार के प्रकार या वर्गीकरण को समझेंगे। आप सभी देख सकते हैं बाज़ार का प्रकार या वर्गीकरण। अर्थशास्त्र में बाज़ार का वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टियों से किया जाता है, जो कि निम्नानुसार है। ए, क्षेत्र के, स्थान के या भौगोलिक दृष्टि से बाज़ार क्षेत्र से आशय उस स्थान से है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं, और इस आधार पर बाज़ार में निम्न भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1 स्थानीय बाज़ार, नंबर 2 प्रांतीय बाज़ार, नंबर 3 राष्ट्रीय बाज़ार और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। सर्वप्रथम हम स्थानीय बाज़ार की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्थानीय बाज़ार से आशय ऐसे बाज़ार से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक स्थान विशेष तक सीमित रहते हैं और इसलिए उस वस्तु का बाज़ार स्थानीय होता है। और ऐसे बाज़ार में शीघ्र नष्ट होने वाली नाशवान वस्तुएं जैसे दूध, दही, साग, सब्जी, फल तथा भारी और कम मूल्य वाली वस्तुएं जैसे ईंट, पत्थर आदि का बाज़ार स्थानीय बाज़ार होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रांतीय बाज़ार की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रांतीय बाज़ार जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, एक प्रांत तक सीमित है, एक प्रदेश तक सीमित है। तो जिन वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता किसी प्रांत या क्षेत्र विशेष तक फैले रहते हैं, उनके द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय उसी प्रांत तक सीमित रहता है, तो उन वस्तुओं का बाज़ार प्रांतीय बाज़ार कहलाता है। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि राजस्थान में महिलाओं द्वारा लाख की चूड़ियों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाख की चूड़ी प्रांतीय बाज़ार का एक उदाहरण है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय बाज़ार। राष्ट्रीय बाज़ार से आशय जिस वस्तु के क्रेता और विक्रेता संपूर्ण देश में फैले हों, उस वस्तु का बाज़ार राष्ट्रीय बाज़ार कहलाता है। जैसे गांधी टोपी, कांच की चूड़ियाँ आदि के बाज़ार संपूर्ण देश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम राष्ट्रीय बाज़ार की श्रेणी में लेते हैं। इसका चौथा बिंदु आ रहा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। जिन वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता सारे विश्व में फैले रहते हैं, तो उन वस्तुओं का बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, कपड़ा, पेट्रोल, चाय, मशीन, दवाइयाँ आदि का बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार होता है, क्योंकि पूरे विश्व में इसकी मांग की जाती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसका जो दूसरा भाग आ रहा है बी, बिक्री की दृष्टि से या कार्यात्मक बाज़ार। बिक्री की दृष्टि से या कार्य के अनुसार बाज़ार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जिसमें आ रहा है मिश्रित बाज़ार, विशिष्ट बाज़ार, ग्रेडिंग श्रेणी द्वारा बिक्री का बाज़ार, फुटकर बाज़ार और थोक बाज़ार। सबसे पहले हम मिश्रित बाज़ार की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मिश्रित मतलब मिला हुआ। मिश्रित या सामान्य बाज़ार में सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। हाट, मंडी या गांव के बाज़ार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हाट बाज़ार में हमें सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तो हाट जो है वो मिश्रित बाज़ार का एक उदाहरण है। इसमें किसी एक वस्तु की बिक्री न होकर अनेक वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाज़ार में उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नंबर 2 विशिष्ट बाज़ार। विशिष्ट बाज़ार ऐसे बाज़ार को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु विशेष का ही क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे सब्जी का बाज़ार, सराफे का बाज़ार, सराफा मतलब सोने चांदी का बाज़ार, और अनाज मंडी आदि, ये विशिष्ट बाज़ार के उदाहरण हैं। ग्रेडिंग द्वारा बिक्री का बाज़ार। जब बाज़ार पूर्ण रूप से विकसित होने पर माल की बिक्री ग्रेडों के द्वारा होने लगती है। हमारे जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, ये उस स्थिति में होता है जब बाज़ार पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो उसे ग्रेडिंग के आधार पर बिक्री होती है। बाज़ार में वस्तु की किस्मों को कुछ श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक श्रेणी को अलग अलग नाम दिया जाता है, और उन नामों का उल्लेख करने से क्रेता को उस वस्तु की किस्म, गुण आदि का ध्यान आ जाता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण है गेहूं का बाज़ार। आप जानते हो गेहूं की भी अलग अलग श्रेणियां होती है। ग्रेडिंग में इसको बांटा गया है, जैसे 147, लोकवन, शरबती, सुजाता, और इसी श्रेणियों के अनुसार ये खरीदा और बेचा जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथा पॉइंट इसमें आ रहा है फुटकर बाज़ार। फुटकर बाज़ार से आशय ऐसे बाज़ार से जहाँ किसी वस्तु का क्रय विक्रय थोड़ी थोड़ी मात्रा में किया जाता है, उसे फुटकर बाज़ार कहते हैं। फुटकर बाज़ार से उपभोक्ता मतलब हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधापूर्वक थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। इसकी क्रम में पांचवा बिंदु आ रहा है थोक बाज़ार। जिस बाज़ार में किसी वस्तु का क्रय विक्रय बड़ी मात्रा में थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर व्यापारियों को किया जाता है, उसे थोक बाज़ार कहते हैं। जैसे कपड़े का बाज़ार, बर्तन का बाज़ार आदि।
तो आपने यहाँ पर दो बाजारों का वर्गीकरण देखा है, एक तो क्षेत्र के आधार पर, दूसरा बिक्री के आधार पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम तीसरा क्रम देखेंगे समय की दृष्टि से या समयानुसार बाजार। समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण निम्नानुसार है। इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है, अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार। अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार इस प्रकार के बाजार से है जिसमें समय जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है और इसका समय 2 से 4 घंटे का या 1 से 2 दिन तक का हो सकता है। इसमें वस्तु की पूर्ति प्राय निश्चित रहती है, मांग बढ़ने पर पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अतः वस्तु की मांग के आधार पर उसका मूल्य निर्धारण होता है और इसके उदाहरण जो हैं वो हैं दूध, ताज़े फल, साग सब्जी, अंडे, ये सभी प्रकार की वस्तुएं जिनका बाजार अति अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन बाजार इस प्रकार के बाजार में वस्तु की पूर्ति घटाने और बढ़ाने के लिए अति अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा हमें थोड़ा सा समय मिल जाता है, किंतु इतना अधिक भी समय नहीं मिलता है कि वस्तु की मांग के अनुरूप उसकी पूर्ति को बढ़ाया जा सके। इस कारण ऐसे बाजार में मांग का प्रभाव पूर्ति से अधिक होता है और इसका एक उदाहरण है मिठाई आदि का बाजार अल्पकालीन बाजार की श्रेणी में आता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तीसरा पॉइंट आ रहा है दीर्घकालीन बाजार। इस प्रकार के बाजार में वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुरूप घटाने और बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यदि बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उत्पादक अपने कारखानों में 2 पारी में मजदूरों से काम कराकर अपने उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करता है। आपको समझ सकते हैं कि जब 2 पारी में 2 शिफ्ट में अगर मजदूरों से कारखाने में काम कराया जाएगा तो उत्पादन अधिक होगा और उत्पादन अधिक होगा तो मांग और पूर्ति में संतुलन हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार की वस्तुओं का बाजार दीर्घकालीन बाजार की श्रेणी में आता है और यहाँ हमारे पास समय ज़्यादा मिल जाता है। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार जिन वस्तुओं की पूर्ति मांग के अनुरूप बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय मिल जाता है और उत्पादक इतना समय मिल जाता है कि उत्पादक नए कारखाने की इसमें स्थापना कर सकते हैं और जिनके मूल्य में भी लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी वस्तु के बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास समय कई वर्षों का होता है, हम नई फैक्ट्रियाँ डाल सकते हैं और इसके उदाहरण हैं सोना, चांदी, मशीन आदि अति दीर्घकालीन बाजार के उदाहरण है। इसका जो चौथा पॉइंट आ रहा है प्रतियोगिता की दृष्टि से, तो प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के प्रकार में पूर्ण बाजार है। जब किसी वस्तु की क्रेता और विक्रेता में पूर्ण प्रतियोगिता होती है तथा उस वस्तु का मूल्य सर्वत्र एक समान होता है तो उसे हम पूर्ण बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और उन्हें बाजार के मूल्य का पूर्ण ज्ञान होता है। यातायात और परिवहन और यातायात में उनका कोई प्रतिबंध नहीं होता है, सभी जगह एक प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार को हम पूर्ण बाजार कहते हैं। लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में पूर्ण बाजार की स्थिति नहीं पाई जाती है। इसी की अगर हम विपरीत बात करें, अपोजिट बात करें, तो अपूर्ण बाजार होता है। यहाँ हमने बोला है पूर्ण बाजार में कि यहाँ क्रेता और विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है। यहाँ पर पूर्ण बाजार में हमने बोला है कि यहाँ क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर वैधानिक प्रतिबंध होते हैं, तो ये अपूर्ण वैधानिक प्रतिबंध होते हैं, तो ये यहाँ पर इसके अपूर्ण बाजार की पूर्ति हो जाती है। तो पूर्ण बाजार की अगर हम विपरीत बात करते हैं तो अपूर्ण बाजार कहलाएगा। इसका तीसरा पॉइंट आ रहा है एकाधिकार बाजार। जब किसी वस्तु की पूर्ति पर किसी व्यक्ति या संस्था विशेष का नियंत्रण होता है, वही वस्तु का मूल्य निर्धारण करता है, तो जहाँ किसी क्रेता और विक्रेता के बीच किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती है, तो ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर वस्तु को बेचने वाला एक व्यक्ति होता है, इसलिए प्रायः एकाधिकार कीमत सदैव ऊंची रहती है। और लेकिन जब भी किसी वस्तु की एकाधिकार होता है तो सरकार उस पर अपने नियंत्रण में ले लेती है, तो ये एकाधिकार की स्थिति लंबे समय तक नहीं चल पाती है, कुछ समय तक के लिए ही चल पाती है। हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है वैधानिक दृष्टि से, तो वैधानिक दृष्टि से बाजार को 2 भागों में बांटा गया है, वैध या उचित बाजार। वैध या उचित बाजार से ऐसे बाजार से जिसमें वस्तु का क्रय विक्रय सरकार के द्वारा निर्धारित नीति और उचित मूल्य पर किया जाता है, तो उसे हम उचित बाजार कहते हैं, या सरकार के नियमों का हम पालन करते हैं। अवैध या काला बाजार से आशय जिस बाजार में कानून का उल्लंघन करके वस्तुओं को छिपाकर उचित कीमत पर बेचा जाता है, तो उसे काला बाजार या चोर बाजार कहते हैं। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है और वास्तविक उपभोक्ता को वस्तुओं से वंचित रहना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम अगली टॉपिक को लेंगे।